अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हालचाल। मौसम तो गर्म है लेकिन खबरें भी गर्मा गर्म है। नहीं, ये खबर बहुत अच्छी है, गर्म वाली बाद में लाएंगे, अभी वाली जो है। अच्छा, मुझे इस किस्म की चीज़ें बहुत पसंद है कि जिसके साथ आप ये टाइटल लगा सकें कि आए और छा गए। मतलब कि हैदराबाद किंग्समैन जो है ना, एग्जैक्टली ये प्रूव कर रहे हैं। सो फार PSL 11 के एलिमिनेटर्स आपको पता है हो रहे हैं, और कल मुल्तान और हैदराबाद का मैच था, और हैदराबाद ने क्या खेला, मतलब दिस इज हैदराबाद ने क्या खेला, क्या हैदराबाद ने मुल्तान सुल्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। मतलब मेरी खुशी में ये आपको क्या झलक नहीं रही थी बात के हैदराबाद जो है वो अब मुकाबला करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, और उसके बाद उनके दरमियान जो जीता वो जाएगा और टकराएगा फाइनल में पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट। बट हम बता दें आपको कि मुल्तान सुल्तान ने 9 विकेटों पर 159 रन बनाए थे, और हैदराबाद किंग्समैन मैंने समझा आपने किंगडम का है। 16वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर ही ये हदफ हासिल कर। I mean, like, this is so amazing। अच्छा, इसमें हम आपको ये भी बता दें कि ये हैदराबाद जब PSL 11 स्टार्ट हुआ है, नई टीमें थी हैदराबाद और पिंडीज। They did not. They actually lost the first 4 matches and then they picked up their rhythm. बड़ा उन्होंने they eased into it जिसको कहते हैं, और उसके बाद they just kept going up. They did not lose their steam. मतलब इन्होंने जरा फुटिंग अपनी ली है, और उसके बाद हमने अपनी आंखों से इस टीम की बिड होते हुए लाइव बराह रास्त देखा। We were part of the process as well. The owners, the management, they looked very focused, but yes, बातें ही होती हैं जब तक अमली तौर पर कुछ ना हो जाए, और अब उनकी परफॉर्मेंस इनके जब अब्दुल्ला, मैं आपको याद दिलाऊं और अपने नाजरीन को भी हम याद दिलाएं कि इनके ओनर से जब हमारी बातचीत हुई थी, जब इन्होंने ये टीम खरीदी थी, वी वर इन इस्लामाबाद एट दैट टाइम, तो तब इन्होंने ये भी कहा था, मतलब ये इतने कीन थे, दे हैड कम विद सच अ सॉलिड प्लान, कि इन्होंने हमें ये बताया था कि जितनी भी बिडिंग ऊपर जाती, दे हैड टू गेट दिस टीम, और इन्होंने हैदराबाद की एक टीम बनानी थी। They were ready to go up and beyond। हाँ, और मतलब साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा अमेरिका में बहुत तजर्बा है इन खेलों को लेकर, या स्पोर्ट्स से मुताल्लिक, और उसी को हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, और एक नया सिस्टम। खैर, सिस्टम के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी परफॉर्मेंस की बात करें तो हैदराबाद किंग्समैन ने ये मैच जीत लिया मुल्तान सुल्तान से। और वैसे लाहौर का स्टेडियम कुछ ज़्यादा खाली नज़र आया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी एलिमिनेटर 2 है, और ज़्यादातर लोग आई बिलीव फिर फाइनल के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें पहुंचेंगे। हाँ, वैसे बाय द वे ये मैंने नहीं नोटिस किया था, बट यू आर राइट। सो हम कराची से चूंकि कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि लाहौर वालों के पास 3 ऑप्शंस है ना, सो इसलिए वो 3 में से एक जा सकते हैं। कराची ओनली हैड 1 ऑप्शन, सो दे वर ऑल देयर। उन्होंने पूरा स्टेडियम भर दिया था। सो या अच्छा जी, चलें, अब ये वो बात है, जब हमें बड़ी खुशी हो रही होती है ना किसी के लिए, मतलब ऑब्वियसली हमारा क्या लेना देना इस चीज़ में, लेकिन हमारी हर टीम से अटैचमेंट तो है PSL में, तो वी जस्ट वांटेड टू मेंशन दैट। अब इसको मजीद डिस्कस हम करेंगे लेटर इन द शो। हाँ, अब और हमारे यंगस्टर्स पर्टिकुलरली मां सदाकत की बात करें, 64 रन की उन्होंने शानदार इनिंग खेली है, बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हाँ, यही बात है हमने बाद में करनी। हैदराबाद की जीत में इनकी और दीगर हमारे यंगस्टर्स जिन्होंने प्रॉमिसिंग एंड प्रोमिनेंट परफॉर्मेंसेस दी हैं, उस पर भी रोशनी डालेंगे। लेकिन एक और मैच जो पड़ा हुआ है, वो मैच पड़ा हुआ है अमेरिका ईरान के दरमियान। अच्छा, और उसका कोई फैसला नहीं हो पा रहा। इसका कोई एलिमिनेटर होगा क्या इसका कंक्लूजन होगा, कुछ अभी समझ नहीं आ रही। अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात की राह हमवार करने और किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए सिफारती कोशिशें जो हैं वो चल रही हैं। आपको पता है कि कई ममालिक बैकडोर डिप्लोमेसी जारी रखे हुए हैं, जिनमें पाकिस्तान का किरदार तो ऑब्वियसली सबसे नुमाया है, सबसे आगे जो भी पेशरफ्त है, लिटरली पेस, ये दे आर गोइंग फॉरवर्ड एट द स्नेल्स पेस। नोबडी इज इन अ हरी, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। मतलब कि यू वुड एक्सपेक्ट परहैप्स ईरान। स्नेल की उर्दू क्या होती है? गूंगा। What are you talking about? गूंगा? आपको कैसे पता है कि स्नेल गूंगा होता है? मुझे शक हो रहा है कहीं। गूंगा इज इन नहीं, वो नहीं। ओह अच्छा, गूंगा, झींगा नहीं। अच्छा, forget it। झींगा प्रॉन होता है। सारे जानवरों को आप सुबह सुबह डिस्टर्ब करने लगी हैं। आपने शुरू की थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल बातें? काबीना से खिताब में अमेरिका ईरान तनाज़ा ख़त्म करने से मुताल्लिक पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया सबको। वज़ीर आज़म ने बताया कि पाकिस्तान अपनी कोशिशें बदस्तूर जारी रखे हुए है। वज़ीर आज़म ने तस्लीम किया कि जंग ने मुल्की मईशत को भी मुतासिर किया तो है।
ईरान और अमेरिका के दरमियान जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फजल करम से जो बातचीत का जो सिलसिला यहाँ पर हुआ, बेपनाह काविशें की गई पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और इसाक डार साहब बहुत कोशिश की सदके दिल के साथ ताकि खत्ते में अमन कायम हो, और फील्ड मार्शल साहब ने हिम्मत नहीं हारी और दिन रात इसके ऊपर कोशिशें होती रहीं, और इस तरह आप जानते हैं कि सीज फायर में फिर एक्सटेंशन हुई जो हनूज जारी है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये अमन के लिए काविशें पाकिस्तान की हनूज जारी हैं। ये जो जंग शुरू हुई उसके नतीजे में हमारी जो पिछले 2 साल की इज्तिमाई काविशें जो भरपूर थी, उनको ज़ोफ पहुँचा है। तो ये इसमें मेरा और आपका कोई इख्तियार नहीं, लेकिन अल्लाह ताला से हम सब दस्तबा दुआ है कि वो इस जंग को ख़त्म कर दे और अमन कायम हो। अल्लाह मियाँ कर दे भाई, बहुत मुश्किल हो रही है। तेल $119 पे पहुंचा हुआ है और जिसका असर सारी दुनिया पे आएगा, हम पे तो और ज्यादा आएगा। अच्छा, अमेरिकी सदर ट्रंप ही कह रहे हैं कि ईरान के साथ फोन पर मुज़ाकरात जारी हैं या जारी रखना चाहते हैं। सदर ट्रंप ने वही बातें दोहराई कि ईरान के कोई 82% मिसाइल जो है वो तबाह कर दिए। अब इस तरह वो फेंकते हैं सारे स्टैट्स वगैरह कि you are like not really sure whether he means it or not। तो 82% मिसाइल जो तबाह कर दिए हैं बकौल ट्रंप, और ईरान के 159 यानी 160 ऑलमोस्ट बहरी जहाज जो हैं वो डुबो दिए हैं। उन्होंने कहा कि ईरानी करेंसी की कोई कदर कीमत नहीं रही है, ईरान को बस कहना होगा कि वो हार गए हैं। उधर अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि ट्रंप ने ईरान की आबना हरमुज़ खोलने और ईरानी पानियों की नाकाबंदी ख़त्म करने की पेशकश मुस्तरद कर दी है। इब्तदाई तौर पर यह प्रपोजल आया था ना कि न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक बाद में बात हो जाएगी, पहले ये इशू रिजॉल्व कर लें, लेकिन ट्रंप ने इससे इनकार कर दिया है। और बाय द वे एक लेटेस्ट राब्ता सदर पुतिन और सदर ट्रंप का भी हुआ है। बिल्कुल, वो भी हुआ है। वो भी बड़े 1-1.5 घंटे टेलीफोन पर। अच्छा, लेकिन साथ ही इनका ट्रंप का ये भी कहना है कि जौहरी मुआहदे तक नाकाबंदी बरकरार रहेगी, तो लिहाजा ही से कि नहीं, पहले न्यूक्लियर आएगा और उसके बाद हम ये ब्लॉकेट जो है उठाने का सोचेंगे। ट्रंप ने तेल कंपनियों के आला हुकाम से मुलाकात में ईरान नाकाबंदी तवील होने की सूरत में आलमी ऑयल मार्केट पर मुशावरत की और नाकाबंदी बढ़ाने की खबरों पर जो है वो ब्रेंट खाम तेल की कीमत $121 फी बैरल से बढ़ गई। WTI $109 और मर्बन की कीमत $113 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के खिलाफ पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर गौर शुरू कर दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेंटकॉम ने मिसाइल मशरक़ वस्ता भेजने की दरख्वास्त की है, ताहाल इससे मुताल्लिक़ कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। इक़दाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है और डार्क ईगल मिसाइल की मुमकिन रेंज है 1725 मील से ज़ायद, जो आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेज परवाज कर सकता है। बनाए क्यों थे आपने इस किस्म के इतने तेज, फास्टर देन द साउंड, मतलब चांद को उड़ाना था, क्या करना था? व्हाई डू दे मेक सच मिसाइल्स? अपने दिफा के लिए। अमेरिकी वजीर जंग पीट हेगसेथ ने कांग्रेस से शिकवा करते हुए कहा है कि ट्रंप इंतजामिया के लिए ईरान जंग से बड़ा चैलेंज कांग्रेस अरकान की मुखालिफत है। हाँ, कल ये वैसे बाय द वे कल ये देखने वाला था, आड़े हाथों लिया था, मतलब आपको बिठाया है वहाँ सवाल आपसे करने हैं, आप उल्टा उनसे कर रहे हैं। मगर इनसे ठीक-ठाक पूछगछ हुई, मतलब पूछगछ क्या, इनसे सवालात हुए और जरा तल्ख और हकीकत पसंदाना सवालात भी हुए। कांग्रेस कमेटी में पेशी के मौके पर उन्होंने कहा कि अभी जंग शुरू हुए सिर्फ 2 माह हुए हैं। ईरान के साथ जंग इराक, अफगानिस्तान, वियतनाम की जंगों से बहुत छोटी है, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त दरपेश है वो है डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन्स की तरफ से जंग की मुखालफत, हौसला शिकनी और लापरवाही वाले बयानात। मतलब ये ही कह देना कि ईरान पहले मान जाए कि तुम लोग हार गए हो, मतलब ये कोई 2nd ग्रेड स्कूल में कोई लड़ाई हो रही है बच्चों की, जिसमें कहेगा कि पहले तुम मानो कि तुम हारे हो और फिर मैं सब कुछ करूंगा। एवरीबडी नोज, जिस तरह ये जंगबंदी फिलहाल चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी सीज फायर हुआ है, एवरीबडी नोज कि बोथ ऑफ देम वांट अ वे आउट। तो फिर इस किस्म के स्टेटमेंट्स देने की क्या जरूरत है? ये एंटेगनाइज करने वाली बात क्यों करने की जरूरत है? Both of them want a way out, but there are certain factors and there are certain sections and certain people on both sides, absolutely on both sides, हैं कि ये जंग शायद दूल पकड़े या ये जंग या होती रहे टोटल हमारी टर्म्स पे खत्म हो, या टोटल हमारी टर्म्स पे खत्म हो। सो उनको इतनी जल्दी नहीं है वे आउट की या ऑफ रैंप होने की। सो दोनों तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह करे कि सैनिटी प्रिवेल्स और अल्लाह करे कि मजीद इंसानी जानों का ज़ियाना हो, जो कि अभी सीज फायर की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। डॉक्टर जफर,
अच्छा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर यहाँ कहनी है, विल टॉक टू आवर गेस्ट लेटर, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट्स जो है ना, दे मैटर। ये जो आप कह रहे हैं ना कि दोनों साइडों पे लोग हैं हु डोंट रियली वांट कि अभी ये स्टॉल करे और ये बात बढ़े और हम नहीं मानेंगे एंड ऑल दैट, फाइन, दोनों साइडों पे हैं, लेकिन ऑप्टिक्स ये बता रहे हैं ऑब्वियसली इस वक्त ऑब्वियसली अमेरिका इज़ अ सुपर पावर और वो उनका ज़रा अपर हैंड है, नो डाउट अबाउट दैट। और इतने कोई क्रैश किस्म के आई एम सॉरी स्टेटमेंट्स वहां से आ रहे हैं ना कि मानो अपनी गलती, नहीं हटाएंगे, ये मिसाइल से हम मारेंगे, ये उड़ा के रख देंगे। दुनिया का अपैरेंटली सबसे ताकतवर मुल्क का सदर, और ट्रूथ सोशल पे वैसे तो 3 दिन से खामोशी थी, जरा नरमी वाले बयानात दे रहे थे। इससे पहले जो उनका बयान आया था वो ये था कि हम उन्हें उम्मीद है, सदर ट्रंप ने जो गुफ्तगू में कहा था और लिखा था कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान अपनी क़यादत से बातचीत और मामला तय कर लेगा। लेकिन जो लेटेस्ट आया ट्रूथ सोशल में, जो धमकी आमेजी था, जिसपे कालिबाफ साहब का रद्द-ए-अमल भी आ गया, उसमें जो तस्वीर, डू वी हैव दैट पिक्चर जिसमें वो पीछे जंग हो रही है, वो काले सूट में खड़े हुए हैं और कह रहे हैं नो मोर नाइस पीपल, और Yeah, that like we are not going to be nice about it anymore. दिखाएंगे आपको। Yeah. So. अच्छा, anyway, we'll talk to our guest about this also in a while. अभी जरा कुछ और बात कर लेते हैं, जरा कराची के हालात पे बात कर लें, क्या कहते हैं? हाँ जी, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं और इसकी तबाहाली है, इसका दायरा कार अब बढ़ रहा है। नई सियासी जमातें भी अब कराची पर फोकस करने लगी हैं, ख़ासतौर पर रेड लाइन मनसूबे में भी ताख़ीर हुई है, उस पर हुकूमत पर तनकीद भी हुई। सरबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने खुद यूनिवर्सिटी रोड का दौरा किया और हालात को अपनी आंखों से देखा भी। अच्छा, और सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध वफाक को वसाइल फराहम करता है, लेकिन 5 साल से एक सड़क ना बन पाई। और बेसिकली उनका क्या कहना था, ये आप सुन लें। सिंध को वसाइल मिलते हैं आबादी के लिहाज, उनको खर्च करना चाहिए जहाँ पर जरूरत ज्यादा हो। कराची के मामलात आपके सामने है, ये पीछे सड़क है, पाकिस्तान की मसरूफ तरीन सड़क है, यूनिवर्सिटी रोड। सड़क बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, सड़कें बनती रही है, माजी में भी, इसके बाद भी बनती रहेंगी। ये सड़क क्यों नहीं बन सकी, ये मुहिम्मा कोई भी हल नहीं कर सकता। हुकूमत भी वही है, वसाइल भी मौजूद है, ठेकेदार कौन है किसी को पता नहीं है, लेकिन सड़क आपके सामने है कि आज तकरीबन 5 साल पहले इसका ठेका हुआ था और सड़क अभी तक नहीं बन पाई। अब ठेकेदार भी शायद चला गया, किसी और को ठेका दिया गया है। ये जरूरत ये है कि जिस सड़क पे लोग हर रोज लाखों की तादाद में लोग गुजरते हो, सफर करते हो, जहाँ पर लाखों लोग रहते हो, जहाँ पर हजारों की तादाद में दुकानें हो, कारोबार हो, अगर हुकूमत वहाँ सड़क भी नहीं बना सकती तो और क्या करेगी। ये बदनसीबी है। हम कोई सियासी बात करने नहीं आए, लेकिन ये हकीकत है कि इसका जवाब मौजूदा हुकूमत को देना चाहिए कि आप क्यों एक सड़क नहीं बना सके कराची शहर के अंदर। अच्छा जी, साथ ही आपको बता दें कि उधर कराची की सियासत में एक नई हलचल महसूस की जा रही है। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ सिटी काउंसिल में तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की क़यादत में वफ़द ने अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम ज़फ़र खान और अपोजिशन लीडर KMC सैफुद्दीन एडवोकेट से मुलाकात की और इस दौरान मेयर कराची के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को हतमी शक्ल देने पर गौर भी किया गया। अच्छा, मेयर कराची की हम बात ही कर रहे हैं तो ये कल की विजुअल्स भी हमने आपको दिखाया, जहां शाहिद खाकान अब्बासी गए, साबिक वज़ीर आज़म भी हैं और अब एक सरबराह भी हैं जमात के, सियासी जमात के। लेकिन आज बिल्कुल अलसुब गए वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, और उन्होंने भी यूनिवर्सिटी रोड और इसकी अतराफ की सूरत हाल का जायजा लिया। लाइक टुडे एज वी स्पीक, हम अभी तो हम ऑलरेडी 7:30 की बात कर रहे हैं, 9 तो 9:17 इस वक्त है और इससे भी बहुत पहले तो वो दोनों गए और ये विजुअल्स जो है हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ, सो अपने कुछ ऑफिसर्स और अपने रफ़क़ा के हमरा ये गए और वहाँ पे अब FWO को जब ठेका दिया गया है अतराफ़ की सड़कें बनाने का, उसके बाद काम की क्या रफ्तार है, क्या नहीं है, क्या काम शुरू हो गया है, मशीनें आ गई हैं, इस पे भी बात हुई, गौर व खौज किया। अच्छा, कमिंग बैक टू द अदम एतमाद वाली जो तहरीक चलाना चाह रहे हैं सिटी काउंसिल में। हाँ, अच्छा, क्योंकि उनका ये मौक़िफ़ है कि भाई तमाम इदारों की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है। सिटी काउंसिल में मेयर कराची के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें हो रही हैं, मगर मुर्तज़ा वहाब लाहौर में थे जहां उन्होंने वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन साहब से मुलाकात की। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि मुलाकात का मकसद एक दूसरे की महारतों से सीखना है, जबकि बिलाल यासीन का कहना था कि सियासी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन कराची हो या लाहौर, ये सब हमारे शहर हैं, बेहतरी के लिए मिलकर काम करना। अच्छा, उनका ये भी वैसे मुर्तज़ा वहाब का उधर कहना था कि प्लीज़ डोंट कंपेयर बोथ, क्योंकि हमेशा आपको पता है ना कि कंपैरिजन आ जाता है। एनीवे, क्या कहना था सुन लें।
पाकिस्तान हम सबका है, सुने लाहौर हम सबका है, कराची हम सबका है। तो हर चीज़ में नेगेटिविटी नहीं ढूंढनी चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि ऑप्टिक्स मैटर करते हैं। कि आज मेयर कराची का हमारी ओपोनेंट पार्टी से होके भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का गेस्ट बनना, चीज़ों को देखना, इसकी डेप्थ में जाएं, ये नीड ऑफ द आवर है। अगर किसी वजह से चैलेंजेस डिफरेंट है, अगर किसी वजह से कराची में वाटर शॉर्टेज है या कराची में खुदा ना खास्ता बारिश होती है तो बहुत तेज़ी से उसका निकास मैं कह नहीं रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कि अदर वाइस वर्सा कर लें। अगर लाहौर में है इस वक्त देखें कि इस वक्त ज़रूरत किस चीज़ की है, कि मैं और मेरी पार्टी और मेरी लीडरशिप चीख चीख के कहती है कि हमने इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया था, बट आज क्या वजह है कि आज एक दूसरे के साथ हम खड़े होने को तैयार नहीं है। मैं बिलाल भाई को और आपकी टीम को इनवाइट करना चाहूँगा कि आप कराची हैं, हम आपको दिखाएं कुछ चीज़ें जो आप लोग अभी सेवरेज ट्रीटमेंट के हवाले से अब करने जा रहे हैं। मुझे बताया गया कुछ चीज़ें हम कराची में कर चुके हैं, हम आपको अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाएंगे ताकि वो नोट्स एक्सचेंज करके ज़्यादा ऐसे तरीके से अपनी आवाम की हम खिदमत करने में कामयाब होगा। मास्टर का शुक्रिया कि उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर की ताकि हम उन चीज़ों से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। एक चीज़ मैं मिस कर गया और मैं उसको एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा, कोई लोकल काउंसिल, कोई म्यूनिसिपल गवर्नमेंट वसाइल के बगैर काम नहीं कर सकती। और एक वजह यहाँ पर आने की ये थी कि जहाँ कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन अपने वसाइल को बेहतर बनाने के लिए अपने रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं, हमने अपने रेवेन्यू को बढ़ा के तकरीबन 2.5 अरब रुपए पर मंथ ले गए। ये था मुर्तज़ा वहाब साहब का दौरा है लाहौर, और लाहौर के सहाफ़ी भी जो है ना बड़े शरारती हैं और वो सवालात कर रहे थे कि आपको यहाँ कोई गड्ढा, कोई खड्डा नजर आया। हालांकि वैसे इस किस्म की वैसे लो ब्लोज नहीं करने चाहिए, ऑब्वियसली नहीं नजर आ रहा होगा, क्यों पूछ रहे हैं। अच्छा, डिप्टी मेयर कराची, डिप्टी मेयर कराची हैं, किस तरह डील करना है अब इस जो प्लानिंग की जा रही है ऑपोजिशन की तरफ से, उसको तहरीक एतमाद को। सलमान साहब गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? अच्छा सलमान साहब, मेयर कराची लाहौर में ये बता रहे थे कि वो कराची के पानी के मसाइल के हल के लिए पंजाब हुकूमत के तजुर्बे का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये ताउन सिर्फ मशवरे की हद तक है या आप लोगों को कोई और मदद भी चाहिए होगी? इसको उनके स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दें। देखिए, इस बात को दुरुस्त तनाज़ुर में समझने की ज़रूरत है। हमारी सियासी क़यादत हमेशा इस बात पर यकीन रखती है कि मुल्क और अवाम के वसी तर मफाद में इदारों के दरमियान ताउन और तजर्बा का तबादला होना चाहिए। यही वजह है कि जब भी किसी सूबे या शहर की कोई अच्छी मिसाल या मॉडल सामने आ जाता है तो इससे सीखने और इसे बेहतर बनाने की गुंजाइश को तस्लीम किया जाता है। जहाँ तक कराची के पानी के मसाइल का ताल्लुक है तो ये एक बहुत बड़ा पेचीदा चैलेंज है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर, आबादी का दबाव और इंतज़ामी ज़रूरियात दूसरे शहरों से मुख्तलिफ हैं। इसलिए इस मसले को हल करने के लिए किसी एक फार्मूले या मॉडल को बराह रास्त तब्दील नहीं किया जा सकता, बल्कि मुख्तलिफ तजुर्बात से सीख कर इन्हें मुकामी हालात के मुताबिक डालना पड़ता है। मेयर कराची की बात को भी इसी तनाज़ुर में देखना चाहिए। इन्होंने वासा लाहौर की इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने और इसके कुछ पहलुओं से इस्तीफ़ा हासिल करने की बात की है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि कोई मदद या ताउन मांगा जा रहा है या किसी पर इंसार किया जा रहा है। असल बात यह है कि दोनों इदारों यानी वासा कराची और वासा लाहौर के दरमियान कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने के लिए राब्ते को यकीनी बनाना मकसद है। अगर हम मज़ीद तौर पर देखें तो सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा आवाम की फलाह बहबूद मंसूबों पर तवज्जो दी है। सेहत के शोबे में भी इस्लाह को तरकोल जैसे तवानाई के मनसूबे हों, ख़वातीन की फलाह बहबूद के इक़दाम हों या फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसे बड़े समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम, ये सब उसी विज़न का हिस्सा है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना।
लिहाजा इस मामले को किसी एक सूबे की तरफ से मदद मांगना या किसी दूसरे मॉडल को मुकम्मल तौर पर अपनाने के तौर पर नहीं, बल्कि इदारा जाती ताउन और तजुर्बात के तबादले के तौर पर देखना चाहिए, जो कि किसी जदीद गवर्नेंस सिस्टम का एक अहम हिस्सा होता है। अच्छा सलमान साहब, अब शहरी सर्टनली ये चाहते हैं कि किसी भी तरह पानी का मसला हल हो, पर्टिकुलरली अब आजकल तो वैसे इतना बहरान पैदा हुआ है, पानी नहीं होता, टैंकर्स माफिया ऊपर से रेट बढ़ाए चला जा रहा है। क्या प्लान है आपका? क्योंकि K4 के हवाले से भी अब शुकूक व शुबहात पैदा होना शुरू हो गए ना, और दीगर जो किंजर झील वाला प्रोजेक्ट था उस पर भी। कराची इस वक्त एक संगीन आबी बहरान का सामना कर रहा है, जहां शहर को यौमिया पानी की ज़रूरत तकरीबन 1200 मिलियन गैलन तक पहुंच चुकी है, जबकि दस्तयाब पानी की मिकदार 650 मिलियन गैलन है। इस वाज़ेह फ़र्क की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वाटर कॉरपोरेशन के मौजूदा निज़ाम के तहत दाबीजी पंपिंग स्टेशन से यौमिया 520 मिलियन गैलन, गारो पंपिंग स्टेशन से 30 मिलियन गैलन और अब केनाल से 100 मिलियन गैलन पानी फराहम की जा रही है, जिसका मुमकिन हद तक मुनसिफाना बुनियाद पर शहरियों को मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम किया जाता है। सिंध हुकूमत ने इस मसले की संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए अमली इक़दाम किए हैं। मखसूस चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी खुसूसी हिदायत पर अब केनाल के ज़रिए पानी की तरसील बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचा मुकम्मल कर लिया गया है। न्यू अप केनाल की तामीर के बाद 200 मिलियन गैलन पानी की तरसील की सलाहियत मौजूद है, जो शहर के लिए एक अहम पेशरफ्त है। ताहम इस सलाहियत से मुकम्मल फ़ायदा उठाने के लिए पानी के कोटे में इजाफा नागरीज है, जो कि वफाकी हुकूमत के दायरे में आता है। थैंक यू। ओके, चलें, यही ठीक है। डॉक्टर जफर नवाज जसपाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले हम बात कर रहे थे, जाहिर है वो मामला अभी स्टेलमेट की सी सूरत हाल है, और ये जो गैर यकीनी होती है ना, जंग के दौरान तेल की कीमतें इतनी नहीं बढ़ी जितनी इस सूरत हाल, जिसमें कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, जंग हो रही है या जंग नहीं हो रही है, या अमन हो रहा है, सुलह हो रही है उसमें बढ़ गई। उनसे बात शुरू कर लेते हैं और उन्हीं से पता कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट और गुड मॉर्निंग। क्या अमेरिका को और ईरान को सेपरेटली इंडिविजुअली पता है कि वो आगे क्या करना चाहते हैं? क्योंकि बाकी दुनिया तो इस वक्त इन दोनों की तरफ ही देख रही है, लगी हुई है कि वेयर इज दिस गोइंग। थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू और आपके व्यूअर्स को भी। देखिए, दोनों को पता है ये दोनों ब्रिंक्समैनशिप कर रहे हैं, और उसमें ईरान ज़्यादा रिसीविंग एंड पे है और अमेरिका जो है बिग पावर है। और प्रॉब्लम ये है कि हमारा सारा एनालिसिस जो है वो इस बेस पे होता है कि बिग पावर, लीडिंग पावर जो है अपने अलाइज का ख्याल रखती है, मगर ट्रंप इस वक्त बड़ा अनॉयड है, जिसको हम कहते हैं ना कि इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस करके अगर आप देखें तो ट्रंप इस वक्त अनॉयड है यूरोपियन से भी, अनॉयड है अपने अरब क्या कहते हैं अलाइज से भी, और इंक्लूडिंग साउथ एशियन अलाइज से। तो ये जो ब्लॉकेड है, जिस तरह आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया कि ये ब्लॉकेड जो है सबको पिंच कर रहा है, इंक्लूडिंग हमारी कंट्री को, बाकी यूरोपियंस को। तो वो समझते हैं कि मैं अगर ब्लॉकेड कर रहा हूँ तो ईरान को तो नुकसान हो ही रहा है, अगर मेरे अलायंस को भी होता तो होने दो। ये बड़ा डिफरेंट डायमेंशन हमें नजर आ रही है ट्रंप की पॉलिसी में। दूसरी तरफ ईरानियंस का ख्वाहिश है कि ये ब्लॉकेड खत्म हो, मगर वो ये चाहते हैं कि हमारी जो अवाम है ये ना समझे, इसमें उन्होंने नेशनलिज्म को इतना हाई कर दिया है रिवेंज के नाम पे, और सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद वो ये समझते हैं कि कहीं ये ना प्रूव हो जाए कि हम लीड करके। गॉट इट डॉक्टर जफर, लेकिन फिर मतलब बेसिकली ये चाहते हैं कि चले हम सफर करेंगे लेकिन पूरी दुनिया सफर करे हमारे साथ, हालांकि ये इनकी एक इलीगल वॉर है जो इन्होंने की है ईरान के ऊपर। हैविंग सेड दैट, ईरान के हवाले से अब जरा बताएं कि ईरान जो अपनी एक मिशन पे निकला, मतलब मस्कत गए, मॉस्को गए, पाकिस्तान तो खैराते रहते हैं, What are they looking at? मतलब उनका क्या प्लान है? और अभी लेटेस्ट राब्ता जो सदर ट्रंप और प्यूटन साहब का भी हुआ है कल रात की बात, इसके तनाजुर में बताएं। ये बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि इस वक्त ईरान जो है ना वो अपने आप को असर्ट कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि जी कि मैं तो उसी तरह ही हूँ, मैं तो बिल्कुल इंटैक्ट हूँ। 39 डेज की जो मेरे पे बमिंग की गई है उसके बावजूद देखिए मैं पूरी दुनिया में मूव कर रहा हूँ। और उसमें वो मस्कत गया है अपने नेबर के पास, दूसरा नेबर उसका था पाकिस्तान।
ये ना भूलें मस्कत और ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को शेयर करते हैं। That's right. अगर इन दोनों का कंसेंसस होगा तो फिर टैरिफ आएगा। और उसके बाद वो रशिया गया है, जो बैलेंसिंग पावर है, ग्रेट पावर। रशिया और अमेरिकन की यूरोप में यूक्रेन पे टसल चल रही है। इस वक्त ईरान ने जो ये अपनी डिप्लोमेसी, जिसको आप कहते हैं, उनका फॉरेन मिनिस्टर जो डिप्लोमेटिक टूर पे निकला है, तो ये जो है ये एक डेमोस्ट्रेट करने के लिए कि आप, और इसका मसला ये हो रहा है कि ये जो चीज़ है ईरानियों को मजीद फर्म करेगी अपने स्टेंसेस पे, और अमेरिकन को मजीद अपने अलायंस से दूर ले जाएगी जो ये ब्लॉकेड हो रहा है। ठीक, डॉक्टर जफर बहुत शुक्रिया। फिलहाल Thank अब you. लेट्स सी क्या होता है। लिटरली अभी हम सब बैठ के यहाँ ना बस तजिया करें हैं और उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा लल आया हुआ है सारी सिचुएशन में, बट एवरीबॉडी इज वर्किंग एक सिरा इधर से पकड़ सकते हैं, एक सिरा इधर से पकड़ सकते हैं, कोई तस्वीर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तस्वीर से याद आया, वो आपने देख लिया था, नो मोर मिस्टर नाइस स्काई। मतलब हु वुड हैव थॉट कि इतनी सीरियस सिचुएशंस में, मतलब एक ऑलमोस्ट के एक आलमी जंग हो रही है दुनिया में ऑलमोस्ट, उसमें इस किस्म की धड़ाधड़ ट्वीट्स इनकी जो आ रही होती हैं, इनके मैसेजेस आ रहे होते हैं। आई एम सॉरी, इसको ट्रिवियलाइज कर देते हैं इस बात को। इट मेक्स इट लुक लाइक अ जोक। 3 दिन की खामोशी के बाद उन्होंने ये आया है। हाँ, बैक विद द बैंग जिसे कहते हैं ना, ये बैंग पीछे भी हो रहा है इस तस्वीर में। सो जंग का सा एक मंजर पेश किया है, हीरो बनने का और जाहिर है एक धमकी आमेज ये तस्वीर भी है और बयान भी है। जो जंग चल रही है वो तो चली। अच्छा जी, पंजाब में चंद दिन पहले जराइम में अचानक इजाफे पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ना सिर्फ फौरी नोटिस लिया, बल्कि पुलिस अफसरान को बुलवा कर सख्त ऑब्वियसली उनसे जरा पूछताछ भी की कि क्या हो रहा है। वजीर आला की क्या किया? बासपुरस। You had to come up with something like that. A बड़ी सीरियस स्टोरी है अब्दुल्ला। वज़ीर आला ने पंजाब पुलिस और CCD हुक्काम को खबरदार किया था कि जराइम और ख़ासतौर पर ख़वातीन के खिलाफ जराइम इनकी रेड लाइन हैं। वो पहले भी काफ़ी दफ़ा ये बता चुकी हैं। अहमद फराज हमारे साथ ही हैं, लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। अहमद बताइएगा, नोटिस लिया था वज़ीर आला पंजाब ने, कुछ जराइम हमने भी रिपोर्ट किए थे, शरह भी पढ़ना शुरू हो गई थी, पर्टिकुलरली वायलेंस अगेंस्ट विमेन के कुछ फुटेजेस भी सामने आ रही थी। उसके बाद पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, वज़ीर पंजाब ने बहुत सरजनिश की थी पंजाब पुलिस की। और यहाँ मैं आपके प्रोग्राम में एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ अब्दुल्ला, कि मुझे लगता है कि 1-2 रोज़ में फिर वज़ीर पंजाब की एक बहुत धमाकेदार एंट्री होने वाली है और पंजाब पुलिस की ठीक ठाक सरजनिश होनी है। क्योंकि मेरी इत्तलात के मुताबिक 2021 से लेकर 2025 तक 824 ख़वातीन, लड़कियां, बच्चियां ऐसी हैं जो अभी तक मिली नहीं हैं। ये मैं बहुत बड़ी आपको खबर दे रहा हूँ कि 824 5 साल में जो बच्चियां अगवा हुई हैं, जो रेप का निशाना बनी हैं, उनमें से जो गायब हो गई हैं वो अभी तक नहीं मिली। फिगर आप और मिसिंग खवातीन, बच्चियां, फीमेल्स, आप ये फिगर दे रहे हैं मिसिंग का? नहीं, मिसिंग नहीं नुमा, इनके 365 इनके मुकदमा दर्ज हुए हैं अगवा के। मिसिंग की जो है वो मिसिंग और चीज होती है, ये इनके अगवा के मुकदमात हैं। 496 के मुकदमात हैं, 365 के मुकदमात हैं। और जी बिल्कुल, और ये मुझे लगता है कि ये इतलात जो है, ये फिगर जो है आइंदा चंद रोज में वज़ीर आला पंजाब जो है उनकी तरफ, उनके पास पहुंच जाएगा। और खास तौर पे ये फिगर जो मैं बता रहा हूँ, ये लाहौर का फिगर है, जिसमें कैंट से 282 खवातीन अगवा हैं, सदर से 152, सिटी से 124, मॉडल टाउन डिवीजन से 110, इकबाल टाउन डिवीजन से 100 और सिविल लाइन डिवीजन से 56 खवातीन, यानी कुल तादाद इनकी 824 नहीं। तो अब हम जरा इस बात को, क्योंकि ये शॉकिंग फिगर है अहमद फराज, ये शॉकिंग फिगर है, एक दफा फिर बता दें, 4 साल में आप ये कह रहे हैं, तो ये जो फिगर आप बता रहे हैं, इनका कोई राब्ता अपनी फैमिली से भी नहीं होगा, हम ये समझें किडनैप्ड है ये? जो है इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है, ये इन्होंने बाकायदा ये फिगर तैयार कर लिया है, ये फिगर हम तक पहुंचा है। और ये रिपोर्ट जो है आइंदा चंद रोज में हाई कोर्ट में भी जमा हो रही है। हाई कोर्ट ने भी इसमें एक्शन लिया हुआ है, अदालत आलिया ने, और ये रिपोर्ट अदालत आलिया को जमा करानी है कि 824 खवातीन मिसिंग हैं, मिसिंग समरात, यानी कि अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। और ये जब तादाद वज़ीर आला पंजाब की टेबल तक जानी है, ये फाइल तो उन्होंने एक दफा फिर जो है उन्होंने बहुत सरजनिश करनी है पंजाब पुलिस की, खास तौर पे लाहौर। ये लाहौर का फिक्र मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लाहौर ऑपरेशन पुलिस के ये 824 खवातीन के जो मुकदमा दर्ज हुए हैं, ये उन्होंने दाखिले दफ्तर कर दिए हुए हैं। इन खवातीन को नहीं तलाश किया गया, इन खवातीन को नहीं ढूंढा गया, ना ही उन मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने इनको अगवा किया या इनको छुपाया हुआ है या कहीं बेच दिया या कहीं रखा हुआ है। लेट्स सी क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, बट ये बहुत बड़ा फिगर है
तो इट्स जस्ट फ्रॉम वन सिटी, लाहौर। सिर्फ लाहौर की, लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन लाहौर की बात हो रही है, इसका मतलब है इसको सीरियसली नहीं लिया गया। अच्छा, इस पे तो हम ऑफ कोर्स बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन और अच्छा हमारे पास टाइम भी वैसे तो कम रह गया है। थैंक यू अहमद, थैंक यू फराज, थैंक यू। ये बहुत ही मेजर है और इसका डेफिनेटली हम इसका फॉलो अप ज़रूर लेंगे कि ये क्या हो रहा है, बिकॉज अगर नहीं इतना बड़ा फिगर है एक ही शहर में से 4 साल में और कुछ नहीं किया जा रहा, तो देन इसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा। दाखिले दफ्तर तो नहीं किया जा सकता ना, ये जीते जाते हैं इंसान। जी अच्छा जी, दिस इज इम्पोर्टेंट। कुछ ऐसी खबरें होती हैं ना तो आप पहले सवाल करना स्टार्ट हो जाते हैं कि वहाँ कर क्या रहे थे। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि कैम्बोडिया की जेलों में कैद पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए आखिरकार वफाकी हुकूमत मुतहर्रिक हो गई है। ये भी पूछेंगे हम कि वहाँ पाकिस्तानी क्या करते हैं, क्यों जाते हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि कंबोडिया के हुकाम ने ज़ेर हिरासत 56 पाकिस्तानियों की जल्द वतन वापसी पर रजामंदी जाहिर की है। वज़ीर मुमलिकत ओवरसीज़ ओन चौधरी भी इस सिलसिले में अपनी कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ भी कुछ देर में मौजूद होंगे। ज़ेर हिरासत पाकिस्तानियों को कंपाउंड में छापे के दौरान गिरफ्तार किया गया और इनमें से बहुत सारे IT की मुलाजमत के बहाने कंबोडिया गए थे। ज़्यादातर पर मुख्तलिफ ऑनलाइन स्कैम्स में मुलव्वस होने और कंबोडियन वीज़े की शराइत की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात हैं। कंबोडिया में फंसे पाकिस्तानी सोशल मीडिया और दीगर मुख्तलिफ ज़राए से हुकूमत से वतन वापसी की दरखास्तें कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक और मामला भी चल रहा है। कहना है कि उन्हें इंतहाई बुरे हालात में, वो वीडियोस भी आप देख भी रहे हैं इस वक्त। और एक और मामला जो हमारी वो पायरेट्स के हाथों चढ़े हुए हैं हमारे पाकिस्तानी, एक शिप पर सवार हैं 10, उनकी जो वीडियोस आ रही हैं और उनसे भी अब जाहिर है उस सिलसिले में क्या पेशरफ्त है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी अलार्मिंग, वेरी कंसर्निंग। ज़्यादातर का ताल्लुक कराची से है और छोटे छोटे बच्चे हैं इन लोगों के जो कारोबारी मतलब मर्चेंट नेवी कह लें या कारोबारी शिप्स पे मौजूद थे और फिर सोमाली कज़ाकों ने उनकी शिप कब्जे में ले ली। इसी पे ज़रा बात करते हैं, हमारे नुमाइंदा खुसूसी एजाज सईद हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा एजाज, इसी से शुरू कर लेते हैं। हुमा ने अभी जो सवाल किया था, हाँ मतलब हमें पता तो चल गया कि किस तरह, लेकिन ये फंस कैसे जाते हैं? क्या ये किसी इंटेंशन के साथ कैम्बोडिया जैसी जगहों पे जाते हैं या फिर इनको वाकई वहाँ नौकरियाँ कोई मिली होती हैं, स्कैम की भी कुछ बातें हो रही हैं, ये होता किस तरह है? बहुत शुक्रिया हुमा। मामला ये है कि ज्यादातर जो पाकिस्तानी है वहां पर एक स्कैम का शिकार हो जाते हैं। आपको पता है आजकल इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉब सर्च कर रहे हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, उनको अच्छी जॉब के ख्वाब दिखाए जाते हैं, फिर बैरून मुल्क में डॉलर्स में जॉब ऑफर की जाती है और ये लोग वहां पर जाते हैं। और ये भी एक हकीकत है कि जब ये लोग वहां पर चले जाते हैं बहुत सारे पाकिस्तानी और बड़े पैसे खर्च करके जाते हैं, तो ये भी देखा गया है कि बाज़ औक़ात इनकी जो वीज़े की मियाद है वो भी पूरी हो जाती है, बट दे कंटिन्यू टू लिव। तो 2 गलतियां हैं हमारे पाकिस्तानियों की। एक तो ये है कि जब भी इनको कोई ऑफर करता है तो ये उसकी प्रॉपर छानबीन नहीं करते। एजाज ठीक है, किसी ने इनको कुछ ऑफर किया होगा, क्या ऑफर करते हैं जो वहां चले जाते हैं और उन लोगों को वहां बैठ के कोई फोर्स लेबर करवाते हैं इनसे? मतलब ये फंस कैसे जाते हैं? यूरोपीय मुल्क की बात नहीं कर रहे हैं हाँ, हम कैम्बोडिया की बात कर रहे हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि वहां वो इनसे क्या कराते होंगे और कोई स्कैम ही करना था, उनके पास अपने लोग नहीं है। देखिए उनके पास अपने लोग हैं, लेकिन जो दूसरे ममालिक, दूर दराज के ममालिक हैं, वहां से जब लोग यहाँ पर आते हैं तो ज्यादातर वो अपने साथ पैसे भी लेके आते हैं और बाज ऐसी शिकायत भी हैं जिसमें लोगों से उनके घरों से पैसे मंगवाए गए। तो ये जो लोग हैं ये आते तो जॉब के चक्कर में। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जिनको ये बताया जाता है कि हम आपको ये कंबोडिया में हमारा ऑफिस है, लेकिन हमारा ऑफिस जो है एक ऑफिस वो यूरोप में है, किसी दूसरे मुल्क में, हम आपको उधर भी भेज सकते हैं। तो ज्यादातर ये ऑनलाइन मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स के जो है धोखे दिए जाते हैं और अच्छा ये जो लोग हैं इनकी प्रोफाइलिंग कुछ सामने आ सकी? क्या प्रोफाइल है? पढ़े लिखे नौजवान हैं, मतलब IT की अगर जॉब्स की हम बात कर रहे हैं, आधे एजुकेटेड, स्किल्ड लेबर होती है, ये स्किल्ड लेबर है या बिल्कुल अनस्किल्ड लेबर है? जो हम जाहिर दीगर ममालिक भी जाते हैं हमारे यहाँ से लोग और वहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं, ये कौन, ये जो पाकिस्तानी है ये कौन है? ज्यादातर इसमें जो है वो अनस्किल्ड है, लेकिन बाज हाईली एजुकेटेड लोग भी इसमें शामिल हैं। आपको ये बता दूं कि गुज़िश्ता तकरीबन 3 साल में 2300 से ज़ायद पाकिस्तानी उनको इधर ही से कंबोडिया से वापस भेजा गया है।
2300 से ज्यादा पाकिस्तानी। चलिए, अब ये खबर सामने आ रही है और कंबोडिया जाते हैं पाकिस्तानी और गैर कानूनी तौर पर रहते हैं और या जो भी वहाँ फ्रॉड का शिकार होते हैं वापस आते हैं, तो होपफुली हमारे सेगमेंट के बाद वो लोग जो कंबोडिया जाने का अभी भी प्लान कर रहे होंगे या किसी के हत्थे चढ़े होंगे वो रुक जाएंगे। अब इनको कैसे वापस लाया जाएगा? और दूसरा ये भी हमें बता दें, शायद फॉर ऑब्वियसली द बेनिफिट ऑफ ऑल ऑफ अस, कि वहाँ की करेंसी मतलब हमसे स्ट्रॉन्गर है। हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि व्हाट्स द पुल, कि क्यों प्रेफर करें यहाँ से निकल के कंबोडिया जाने के लिए। देखिए, पुल ये है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा एनवायरनमेंट कायम किया गया है कि सब कुछ बेहतर है पाकिस्तान के अलावा, हालांकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज्यादातर जो लोग हैं कंबोडिया जाने वाले, वो कंबोडिया जाने के लिए नहीं यहाँ से निकलते, वो कंबोडिया से आगे किसी तीसरे मुल्क जाकर यूरोप जाना चाहते हैं, क्योंकि अफ्रीकन मुल्क की जो पहली डेस्टिनेशन है उसके ऊपर पाकिस्तान में ज्यादा इमिग्रेशन डेस्क के ऊपर डाउट नहीं किया जाता। अगर आप यहाँ से मिडिल ईस्ट जाएं तो आपके ऊपर डाउट किया जाता है, टर्किया जाएं तो तब भी आप पे डाउट किया जाता है। तो एजाज, यानी फिर ये भी सही होगा कहना कि ये भी अपने आप को कैम्बोडिया में एज अ ट्रांजिट स्पॉट ही यूज करते हैं कि इससे आगे फिर हम निकल जाएंगे, मतलब उम्मीद यही लेके जाते हैं। हमारा बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो कि ट्रांजिट के तौर पे कंबोडिया जाते हैं, बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो ऑनलाइन स्कैमिंग का ऐसा भी बने। अच्छा, आप ये बता दीजिए कि ये तो हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया, कैसे गए, क्यों जाते हैं, इनकी वापसी का क्या इरादा है, हुकूमत क्या कर रही है? अब्दुल्ला, इनकी वापसी के लिए पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है, पाकिस्तान की जो एम्बेसी है, उसने राब्ता किया है वहाँ की गवर्नमेंट से, कंबोडिया की गवर्नमेंट से। बाज लोगों के पास वीजा वायलेशन है, 54 पाकिस्तानी हैं जिनको अभी रिकवर किया गया, 54 है वो। उनमें से अनटिल लास्ट इवनिंग 33 की जो पाकिस्तानी सिटीजनशिप की कंफर्मेशन है उनके पासपोर्ट के जरिए, उनके आईडी कार्ड के जरिए हो गई है। बाकी जो 21 हैं उनकी जो प्रोसेस है वो हो रहा है। जो ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो जो कंबोडिया के हुकाम है वो इन्हें वतन वापस करेंगे। ठीक है, अब इनकी तो वापसी का अरेंजमेंट हो गया, वो ब्रीफली बता दीजिए। सोमाली कज़ाकों के हाथों जो हमारे नौजवान चढ़े हुए हैं, उस कश्ती में सवार हैं, उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, वहाँ कुछ हो रहा है? देखिए, सोमाली कज़ाकों का जो मामला है ये 21 अप्रैल से मसला फंसा हुआ है। गल्फ ऑफ एडन में ये वाक़या हुआ था जिसमें 11 पाकिस्तानी क्रू मेंबर हैं इस शिप के, जो सोमाली कज़ाकों के हाथों चढ़ गए हुए हैं। और उसमें खाली पाकिस्तानी सिटीजन ही नहीं है, कुछ और ममालिक के शहरी हैं, उनको भी सोमाली कज़ाकों ने अपने कब्जे में लिया हुआ है, अगवा किया हुआ है। इसके ऊपर ये मामला पाकिस्तान ने फॉर्मली उठाया था जो सोमालिया की गवर्नमेंट है उसके साथ, और सोमालिया की गवर्नमेंट ने जो हमें वज़ारत ख़ारजा हुकाम ने बताया कि इन राइटिंग लिख के भेजा है। और इस वाले से मेरी ताहिर हुसैन इंदराबी जो तर्जमान दफ्तर ख़ारजा, उनसे भी बात हुई है। तो हमें पता चला है कि जो सोमालिया की जो गवर्नमेंट है वो एश्योर कर चुकी है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि हम इनकी ना सिर्फ बाहिफाजत इनको बाजियाब करवाएंगे बल्कि इनको वतन वापस भी भेजेंगे। और जाहिर है इस वक्त खाली सोमाली गवर्नमेंट ही नहीं, और भी मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी हुकाम है सोमाली गवर्नमेंट के, वो इनकी बाजियाबी के लिए वहाँ पर काम कर रहे हैं। Got it, एजाज, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। अब ये भी हमने नई सुनी है कि कैम्बोडिया मतलब उस साइड पे भी लोग जा रहे हैं फॉर बेटर लाइफ और टू मूव ऑन फ्रॉम देयर। ऑन चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। चौधरी साहब, कैम्बोडिया की जेलों में कैद पाकिस्तानियों का मामला जो है उस पर अभी हमने डिटेल ली है अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से, और बिलाखिर हुकूमत ने नोटिस भी ले लिया है। तो क्या इतलात हैं आपके पास और हुकूमत क्या कर रही है इस सिलसिले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया हुमायूं अब्दुल्ला। देखें, ये 2 दिन पहले का एक सोशल मीडिया पे एक ये वाक़या जो सामने आया और हुकूमत को भी इसका नोटिस लिया हुकूमत ने। कल हमारे फ़ॉरेन ऑफिस ने भी इस पे ऊपर एक बयान दिया। मेरी ज़ाती तौर पे कल हमारे बड़े अच्छे हमारे एम्बेसडर साहब हैं
बाबर साहब, मेरा उनसे रब्ता हुआ, मैंने इसका नोटिस लिया, मैंने उनको कॉल की और मैंने पूछा कि, और उन्होंने मुझे बताया कि जी ये एक स्कैम कॉम्पाउंड है जहाँ पे पुलिस का रेड हुआ और वहाँ पे तकरीबन 50-55 के करीब जो पाकिस्तानी थे वो अरेस्ट हुए, और जिस पे हमारे फिर मिशन हरकत में आया। हमारे मिशन ने उनसे रब्ता किया और उनको पता चला कि वो हमारी जो एम्बेसी है वहाँ से कोई 5.5 किलोमीटर 5.5 घंटे की ड्राइव जो है वहाँ पे इनका वो जो जहाँ पे डिटेंशन सेंटर जहाँ रखा था उनको हमारे हमारे कॉन्सुलेट के ऑफिसर हैं जो वहाँ गए और उन्होंने रब्ता किया। उधर उनकी जो भी गवर्नमेंट की साइड के उनके लोग थे, जो हमारी एम्बेसी ने जितनी जल्दी इसके ऊपर फॉलो अप किया और मुझे उन्होंने बताया, मैं बिल्कुल बड़ी तारीफ़ करूँगा कि इतनी जल्दी उन्होंने उनसे रब्ता करके उनकी डिटेल्स मुझे मुहैया की। और मैं साथ साथ ये भी बताता जाऊँ कि ये जो मीडिया पे कैंपेन चली और उसके बाद फ़ौरन से पहले मोफ़ा ने, हमारे जो DPM साहब हैं, उन्होंने भी एक मोफ़ा को कहा कि एक स्टेटमेंट दें, और इस तरह हमने इसको टेकअप किया। और मैं आपको अच्छी बात ये बताता जाऊँ कि इतने शॉर्ट टाइम पे हमने उनसे रब्ता करके और उन्होंने उनको बिल्कुल हमारी हुकूमत को इत्तला कर दी है वहाँ पे हमारे मिशन को कि ये लोग अब जा सकते हैं। उनको कोई पेनल्टीज़ नहीं डाली, उनको कोई वहाँ पे रखा नहीं है। उनको कहा गया है कि आप अपने टिकट कराएं और अपने वतन वापस जा सकते हैं। ये मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ, जो मेरी हमारे एम्बेसडर साहब हैं उनसे बात हुई रात को, और अब जो उनके वहाँ पे जो हमारे मिशन के लोग हैं वो उनकी जो भी इंतज़ामात हैं उनके वापस वतन आने के, उनको पूरे करके जो भी उनकी लीगैलिटीज़ हैं उनको पूरा करेंगे, और इंशाल्लाह विदिन अ डे और सून वो हमारे जो पाकिस्तानी हैं वहाँ पे कैद वो वापस पाकिस्तान वतन आ जाएंगे। चलिए, अब आपने लेटेस्ट भी बताया कि जल्द ये तमाम लोग वतन वापस आ जाएंगे। अब कौन सा ये मामला सिर्फ कम्बोडिया का नहीं है, अरब ममालिक में भी हमने देखा है, अमेरिका यूरोप से भी खबरें आती हैं कि पाकिस्तानी वहाँ बीच में भी फंस जाते हैं, जा नहीं पाते, कश्तियाँ भी उलट जाती हैं, लेकिन वहाँ जाकर भी ऐसे जराइम या ऐसे स्कैम में मुलव्वस हो जाते हैं। फिर मकामी कवानीन से आगाही नहीं होती है, फिर पाकिस्तान का नाम भी ख़राब होता है, ख़ुद भी फंसते हैं। बाहर जाने वालों की तरबियत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, इसके लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं? देखें, हमारे जितने भी पाकिस्तानी हमारा जो डायस्पोरा है सबसे ज़्यादा हमारे गल्फ़ में है। हमारे जो पाकिस्तानी हैं दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, दे आर वेरी क्लोज टू अस। हमारे वो बड़े प्यारे पाकिस्तानी हैं जो मेहनत करते हैं बाहर, और हम अपने पैसा जो मेहनत का है वो पाकिस्तान वापस भेजते हैं। देखिए, मेजॉरिटी में जो हमारे जो गल्फ़ में हैं पाकिस्तानी वो ज़्यादा लेबर क्लास है, और जाहिर सी बात है जो लेबर क्लास है उनको वहाँ के कानून का इतनी अवेयरनेस नहीं होती, और इसलिए उनमें कुछ लोग जुराइम में मुलव्वस होते हैं। मैं इस पर आपको ये बताता जाऊँ कि हमारे जो ओवरसीज़ मिनिस्ट्री है, इन हमारे CWA जो कम्युनिटी वेलफेयर अटैचीज़ हैं वो हमारे इन ममालिक में वो तैनात हैं, और जितने भी उनकी जेलों के मसाइल होते हैं जो हमारे पाकिस्तानियों को जिनको सज़ा हुई होती है, और अगर उनको कोई पीछे उनका कोई वाली वारिस जो है उनका नहीं आता, तो हमारे जो मिशन है और उनके साथ हमारा एक कोलैबोरेशन होता है। हमारा मिशन और हमारे जो CWA हैं वो उनमें जाके उनसे रब्ता करते हैं उनकी हुकूमत से, और जो उनको मिनिमम जो जुर्माना वहाँ पे लगा होता है और उसको वेलफेयर जो है वो उसका एक्सपेंस उठाती है, और जो हमारे CWA हैं वो जाकर उन लोगों को वहाँ से छुड़वाते हैं। इसके साथ साथ जो अगर आप कहते हैं हमारे वेस्ट में या उधर, देखें हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारी मेजॉरिटी में वहाँ लेबर क्लास है, और हम चाहते हैं कि हम इनको कोई हुनर सिखाएं, उनको वहाँ के कानून की अवेयरनेस दें, चाहे वो वेस्ट है, चाहे मिडल ईस्ट है, चाहे और भी अगर किसी और मुल्कों में भी वो जाते हैं। तो हमारी यहाँ पे हमने अवेयरनेस कैंपेन इंट्रोड्यूस कराई है। हम तरजीह दे रहे हैं कि हम ज़्यादातर जो है स्किल के लोगों को भेजें, जिनको कोई हुनर आता हो, जिनको तालीम हो, उनकी एजुकेशन हो, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग मिली हो, ताकि वो वहाँ जाकर ऐसे जुराइम में ना मुलव्वस हों। कल को जब उनको किसी मुश्किलात का सामना करना पड़े, तो अब हमारी मिनिस्ट्री में हम अपनी एक कैंपेन हमने लॉन्च की है, और हम इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं कि हम अवेयरनेस दें जो हमारे इवन कि हमारी जो लेबर क्लास भी बाहर जाती है,
हमारी जो एक देखिए लेबर क्लास है, एक हमारी वर्कर क्लास है, इनको हम अवेयरनेस कैंपेन्स देते हैं, हम उनको बताते हैं कि आप जिस मुल्क में भी जाएंगे उनके ये कानून है जिसको आपने कभी हाथ में नहीं लेना। तो इस पे हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम इस पे मज़ीद काम करेंगे और इसको बेहतर करेंगे। चलिए, अगर आपने काम शुरू कर दिया, लेकिन लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो लीगल मींस, कानूनी तरीकों के जरिए बाहर जाएं। अगर इलीगल जाएंगे तो बहरे कौन सी तरबियत होगी फिर? सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट लीगल मींस ऑफ वर्क, तो ये बताइएगा कि ईरान जंग के दौरान और ऑब्वियसली उसके बाद से दुनिया में काम के जो मौके और उनकी लोकेशंस जो हैं वो कुछ बदल रही हैं, तो पाकिस्तानियों के लिए लीगल वे से बाहर जाएं और वो काम करें, उनके मौके भी बढ़ रहे हैं और बढ़ सकते हैं। तो क्या हुकूमत का इरादा है कि नई मार्केट्स जो हैं वो तलाश करे, नई हुकूमतों से मुआहदे करे, इस सिलसिले में कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं इस पर थोड़ी वजाहत करता जाऊँ कि हमारा हालिया में इटली से एक मुआहदा हुआ था, MOU साइन हुआ। हमारे बहुत सारे जो MOUs हैं वो पाइपलाइन में हैं। मैं कबल अज़ वक्त कुछ नहीं आपको बता सकता, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि बहुत सारे सेंट्रल एशिया में और सेंट्रल यूरोप में इवन हमारे ऐसे MOUs होने जा रहे हैं जिस पे हमें ज़्यादा जो है वो स्किल वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी और हम उनको प्रमोट करेंगे कि वो जाएं ऐसे मुल्कों में और जाके अच्छी जो है उनको सैलरी मिले और वो अपना एक बेहतर मुस्तकबिल जो है वो बना सकें। इसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँ कि जो हमारा यूरोप में जो डिमांड है वो हमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो हमारी लेबर को वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हमारी लेबर जो है उनको जो है वो काम भी अच्छा करते हैं और उनकी डिमांड भी वहाँ ज़्यादा है। तो इस सिलसिले में मैं आपको बताता जाऊँ कि हमारी मिनिस्ट्री में जितने भी ये जो MOUs हो रहे हैं और आगे होने जा रहे हैं, ये बड़ी खुशाइन बात है कि इनके साथ साथ हम अब हमारी जो स्किल जो है हमारा जो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो भी हम उसको भी प्रमोट कर रहे हैं और आगे इंशाल्लाह इसकी तादाद को बढ़ाएंगे कि ताकि हमारी लेबर क्लास कम जाए और हमारा जो स्किल वर्कर है उसको हम ज़्यादा मौका दें कि वो बाहर जाएं और अच्छी सैलरी लें। एज़ कम्पेयर टू जो एक लेबर की सैलरी है वो दूसरी सैलरी से डबल होगी, तो इसमें एक बेहतरी भी आएगी, रेवेन्यू भी बढ़ेगा और आई थिंक पाकिस्तान में जो है वो ज़्यादा रेमिटेंसेस आएंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, होपफुली ऐसा हो और वी विल आल्सो फॉलो अप विद यू। बहुत शुक्रिया आंसर, थैंक यू। ओके, HBL PSL सीजन 11 की हम बात करेंगे एलिमिनेटर्स 1 में। शुरू में ही स्टार्ट कर दी थी। अब जरा तफसील से करेंगे। एलिमिनेटर्स 1 में हैदराबाद किंग्समैन ने मुल्तान सुल्तान को 8 विकेटों से हरा दिया है। मुल्तान सुल्तान शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर हो गई है और मुल्तान सुल्तान ने 9 विकेटों पर बनाए थे कितने 159 और शान मसूद ने 69 रन्स की नॉट आउट इनिंग्स खेली थी और हुनैन शाह, मोहम्मद अली और आकिफ जावेद ने 2-2 विकेटें भी हासिल की और हैदराबाद किंग्समैन ने हदफ जो है वो 16th ओवर में ही पूरा कर लिया। दे मेंट बिजनेस यू नो व्हेन दे सेट देयर फुट ऑन द ग्राउंड। और मा सदाकत और उस्मान खान ने 64 रन्स की इनिंग्स खेली, दोनों ने सेम बनाया। वैसे शान ने अच्छी इनिंग की, शान की इट वाज अ गुड इनिंग। हां, इट वाज अ वेरी गुड इनिंग, but it could not still help them win. Yeah, it could not. अब जरा इस पे बात कर लेते हैं। सईद याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम के मेज़बान हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कैसे हैं आप दोनों? याह्या भाई, आपसे शुरू कर लेते हैं। बट कल का मैच कैसा लगा आपको? Was it a surprise that Hyderabad Kingsmen won and made it through? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा, और आपने जो बात की पहले एलिमिनेटर की कदाफी स्टेडियम लाहौर में आउट क्लास किया, अगर मैं ये कहूँ हैदराबाद किंग्समैन ने, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इस टूर्नामेंट में ये दोनों टीमों का तीसरा मैच था और पहले मैच में इसी कदाफी स्टेडियम लाहौर में हैदराबाद किंग्समैन के 225 को चेस किया था मुल्तान सुल्तान ने। उसके बाद नेशनल स्टेडियम कराची में जब दोनों टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबले आई तो वहां 213 रन चेस किए अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान हैदराबाद किंग्समैन ने। और कल इतना बड़ा हाई स्कोरिंग मैच था नहीं और शान मसूद जो थे उन्होंने कुछ मज़ामत की, अदरवाइज जो हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ मुल्तान सुल्तान की बैटिंग लाइनअप थी वो तिनकों की तरह बिखर गई और पहले 5 ओवर में ही ऐसा लगा कि हैदराबाद किंग्समैन तो सेकंड एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई कर गया है। हैदराबाद किंग्समैन की ये जीत इस तनाजुर में अहमियत की हामिल है कि एक ऐसी टीम जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ऊंची दुकान है, फीके पकवान है, बड़े बड़े नाम ले लिए हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे, पहले 4 मैच हार गए, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, उन्होंने अपनी गलतियों पर काम किया,
उनके इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे महंगे खिलाड़ी पाकिस्तान की सतह पर साइम अयूब कुछ कर नहीं पाए हैं, लेकिन उसके बावजूद इस टीम ने उस खेल का मुजाहरा किया जिसकी उनसे तवक्को थी और डिजर्व करती है एलिमिनेटर में जाने के लिए ये टीम। और अब अगर यहाँ से इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को पकड़ा तो फिर सही मानों में पेशावर ज़ल्मी के लिए तगड़ा फाइनल होगा। अच्छा याहिया, लेकिन ये जरूर बताएं कि आप कह रहे हैं कि इन्होंने अपने आप को बेहतर कर लिया, शुरू के 4 मैचेस तो इन्होंने लूज किया था। नई टीमों में अगर पिंडीज को देखें और ये किंग्समैन को देखें, स्टार्क डिफरेंस, व्हाट आर दे डूइंग राइट? इनका प्लान किस तरह मुख्तलिफ है कि ये दे आर जस्ट दे कीप गेनिंग स्ट्रेंथ यहाँ तक पहुंच जाना, और अब हम मतलब टॉप स्लॉट में इनको देख रहे हैं ऑलमोस्ट, अगर ये इस्लामाबाद को हरा देते हैं फर्स्ट सीजन। हाँ, तो ये इन्होंने क्या कैसे किया? पहले यही आप बता दें, और भट्टी साहब आपसे भी यही पूछना। उमा, देखिए क्रिकेट का खेल जो है आपको 90 दिन रुलाता है और 10 दिन हंसाता है, और आपको हर दिन नया खेल सीखना है। मार्नोस लबोशैन ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ एक T20 मैच खेलना है। इनके ड्रेसिंग रूम में जेसन ग्लेस्पी मौजूद हैं, जिनका पाकिस्तान क्रिकेट का साथ कुछ इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं। इनके पास बड़े नौजवान खिलाड़ी हैं जो इस क्रिकेट की पहचान है, लेकिन इन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। मार्नोस लबोशैन जो है वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए आए, उसके बाद साइम अयूब जो रन नहीं कर रहे थे उन्होंने बैटिंग ऑर्डर में उनको नीचे किया। उसके साथ मोहम्मद अली जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, इस साल उनका नॉटिंघमशायर काउंटी से मुआहदा हुआ है, उनको इन्होंने ड्रॉप किया। आकिफ जावेद को ड्रॉप किया, लेकिन फिर वापस लेकर आए तो वो आपको परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। रावलपिंडीज की टीम, वो कहते हैं ना कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, खुद को भी कुछ मरने का शौक था। 26 मार्च को जब टूर्नामेंट का इफ्तिताह हुआ तो वहां पर जो नसीम शाह ने एक हिमाकत की और एक कंट्रोवर्सी में आए, वो कंट्रोवर्सी पूरी टीम के लिए जो है वो जनाब एक बॉइलिंग पॉइंट साबित हुई। उसके बाद पहले मैच में टीम 215 करती है और 215 आप चेस करा देते हैं। उसके बाद आपके कप्तान मोहम्मद रिजवान जिद पे अड़े रहे कि नहीं जी मैं तो ओपन करूंगा। उसके बाद उनकी टीम में कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। डैरल मिचेल मिडिल में आके परफॉर्म करने की कोशिश करते रहे, लेकिन बॉलिंग में कोई जान नहीं थी। तो आप जब अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं, आप जब एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार होंगे नहीं। अच्छा चलें, भट्टी साहब पे आते हैं। बहुत सारे नाम आपने ले लिए, मतलब नसीम शाह की इंजरी की भी हमें जरा अपडेट चाहिए होगी। फिर हम साइम अयूब, मतलब पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, बिल्कुल ही नौजवान, हमें बड़ी उम्मीदें थी और हैं भी। उनकी परफॉर्मेंस, और जमान खान भी इंजर्ड है, तो वो हाँ, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कोई काबिल जिक्र नहीं रही है थ्रू आउट द PSL। सो भट्टी साहब, हुमा ने जो सवाल छोड़ा था उसके साथ और इन मामलों पे भी जरा रोशनी डाल दीजिए। देखिए अब्दुल्ला, एक तो हैदराबाद किंग्समैन की जो जीत की सबसे बड़ी वजह है वो है कंसिस्टेंसी। सिलेक्शन में जिस तरह वो लड़कों को मुस्तकिल मौके दे रहे हैं, साइम अयूब फेल हो रहे हैं लेकिन वो ड्रॉप नहीं कर रहे उनको। उस्मान खान ने जब कराची में सेंचुरी बनाई, उन्होंने कहा कि मैंने टीम मैनेजमेंट से कहा कि मुझे ड्रॉप कर दें। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने आप ही के साथ जाना है, आप करें ना करें। वो जो कल राशिद लतीफ साहब बात कर रहे थे ना, एक टीम का माहौल, तो मार्नोस लेबोशैन और जेसन गिलेस्पी ने टीम का माहौल ऐसा बनाया है कि वो लड़कों को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। उस कॉन्फिडेंस की वजह से आप देखें कल के मैच में कौन लोग जितवाते रहे हैदराबाद को, मोहम्मद अली, हुनैन शाह और आकिफ जावेद, ये वो प्लेयर हैं। फिर बैटिंग में आ जाए आप, मास सदाकत और उस्मान खान, ये वो लोग हैं या तो पाकिस्तान टीम से ड्रॉप है या पाकिस्तान टीम में परफॉर्म नहीं कर रहे सिवाय मास सदाकत के। तो मेरे ख्याल में लड़कों को कॉन्फिडेंस देना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जहां तक आपने इंजरीज की बात की, तो नसीम शाह अभी रीहैब में है, वो बदस्तूर अनफिट है। जमान खान भी फुली फिट नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने अब से कुछ दिन बाद टेस्ट सीरीज के लिए ढाका जाना है। तो मेरे ख्याल में टेस्ट टीम में तो ये लोग हैं नहीं, लेकिन पाकिस्तान के ये यंगस्टर जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, ये साइम अयूब टाइप के प्लेयर जो पाकिस्तान के मुस्तकिल मेंबर हैं और 14 करोड़ रुपए में इनको 12 करोड़ 60 लाख में साइम अयूब को खरीदा गया है, तो उनके लिए भी वेकअप कॉल है कि भाई अगर मैं परफॉर्म नहीं कर रहा तो मेरे पीछे मास सदाकत मौजूद हैं, मेरे पीछे दूसरे साहबजादा फरहान जैसे यंगस्टर मौजूद है। देखें कल जहां मेन गलती की मुल्तान सुल्तान ने, उनके जो मेन परफॉर्मर थे स्टीव स्मिथ, साहबजादा फरहान और फिलिपी, ये तीनों जब फेल हुए तो उसके बाद उनकी पूरी बैटिंग बैठ गई। तो मेरा ख्याल में क्रेडिट जाता है हैदराबाद किंग्समैन को कि उन्होंने सिलेक्शन में जो मुस्तकिल मिजाजी रखी, उसका नतीजा। जरा
जल्दी में भी नजर आ रहे थे, पर देखा आपने कल उनका एक ही ओवर? वो देखिए, ये फॉरेन लीग्स में फॉरेन प्लेयर्स का अब्दुल्ला ये मसला भी होता है कि वो घरों से काफी दिन दूर हैं, 4-5 हफ्ते हो गए, वापस भी जाना चाहते होंगे। उन्होंने फिर पैसा तो बना लिया, फिर मेरे ख्याल में अब वो शायद पाकिस्तान से वतन वापस जाने में जल्दी कर रहे हो। I think we should not speculate. We would not ये say क्या that. रीजन हो सकता है? उनकी प्ले तो इफेक्ट नहीं होना चाहिए ना बिकॉज ऑफ इट। खैर, इन एनी केस अब याया बैक टू यू, ये बताएं सेकंड एलिमिनेशन जो हैदराबाद किंग्समैन इस्लामाबाद यूनाइटेड, यस, उसमें आप क्या देख रहे हैं? कौन फेवरेट है? क्योंकि इस वक्त तो लगता है कि हैदराबाद इज नॉट गोइंग टू स्टॉप और इस्लामाबाद जो है वो अभी एक पेशावर से डिफीट के बाद सेकंड एलिमिनेटर में। उमा, इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास बड़े मैच खेलने का वसी तजुर्बा है और 3 बार वो टाइटल जीत चुके हैं, लेकिन उनके कुछ फ्लॉज अब वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अगर समीर मिन्हास ऊपर से रन नहीं करेंगे, डेविड कॉनवे ऊपर से रन नहीं करेंगे, तो मिडिल ऑर्डर में उनका सारा दारोमदार मार्क चैपमैन के ऊपर है। मार्क चैपमैन के बैटिंग ऑर्डर को लेकर भी सवाल हो रहा है। उनकी जहां तक बॉलिंग का सवाल है तो उनकी बॉलिंग जो है वो बहुत ऑर्डिनरी सी बॉलिंग लग रही है, तो शादाब भी तो है ये चीज आपको क्वालिफायर में नजर आई। जहां तक बात हैदराबाद किंग्समैन की है, इस वक्त तो उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। इस वक्त उनकी जो पीक है वो आई हुई है, तो यहाँ पर बिल्कुल 50-50 मैच है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये होगा कि अगर शादाब खान परफॉर्म नहीं कर सके तो फिर यहाँ पर हैदराबाद किंग्समैन को रोकना इतना आसान होगा नहीं। अच्छा, बॉलिंग में तो चल रहे हैं, लेकिन बैटिंग में जाहिर है he has yet to really हाँ, क्योंकि शादाब को ना एज एन ऑलराउंडर ज्यादा कंसीडर किया जाता है। भट्टी साहब, who is your favorite in Islamabad United and Hyderabad Kingsmen for the Eliminator 2? देखिए, मेरे ख्याल में अब्दुल्ला, अब जो हैदराबाद किंग्समैन ने टेक ऑफ लिया है, तो मेरे ख्याल में हैदराबाद किंग्समैन को स्लाइटली एडवांटेज है इस्लामाबाद यूनाइटेड पे कि पिछले 6 में से उन्होंने 5 मैच जीते हैं और जो एक मैच आ रहा है उसमें वो 80 रन पर आउट हुए थे। और उसके बाद जब उन्होंने लाहौर कलंदर्स को जिस मैच में आउट किया तो रावलपिंडीज के कप्तान मोहम्मद रिजवान कह रहे थे कि शायद ये टीम डिजर्व नहीं करती थी प्लेऑफ के लिए, लेकिन उन्होंने रिजवान को कल फिर गलत साबित किया कि भाई हमने तुक्के में वो मैच नहीं जीता था, हम वाकई एक एज ए यूनिट परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल जिस तरह एज ए यूनिट परफॉर्म कर रही है हैदराबाद किंग्समैन की टीम, और ये अच्छी चीज है अब्दुल्ला कि चले नई टीमें भी अब चैंपियन बने ताकि हमारी क्रिकेट जो है वो फ्लरिश करे। Of course, मतलब नई टीम बने तो दिस वुड बी क्वाइट अमेजिंग। हाउएवर पेशावर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम और वो इतनी आसानी से भी लेट्स सपोज अगर ये इस्लामाबाद को हरा भी देते हैं तो पेशावर इज नॉट गोइंग टू लेट दिस गो सो इजी। जान मसूद की भी बात कर रहे थे हमने, सुफियान की भी बात की इससे पहले, मास की भी बात की हमने, और भी पाकिस्तान के जो नौजवान हैं जो यू नो दे हैव promising performance they have given, they have delivered during this PSL 11, उनकी बात करें तो या अब चूंकि towards we are towards the end of the tournament, कौन-कौन से 4-5 नाम हैं जिन्होंने आपको इम्प्रेस किया with their performances? देखिए अब्दुल्ला, बहुत सीधी सी बात है कि पीएसएल पाकिस्तान का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है और आप जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करते हैं कि यहाँ से परफॉर्म करके जो खिलाड़ी ऊपर आते हैं उनको मौका देना चाहिए, मौका मिलता नहीं है। लेकिन पीएसएल की परफॉर्मेंस पर आप टेस्ट मैच भी खिला देते हैं, वनडे मैच भी खिला देते हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दे देते हैं, T20 क्रिकेट में भी ला देते हैं। अगर इस पीएसएल 2026 सीजन 11 की आप बात करते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, समीर मिन्हास एक बहुत अच्छा इजाफा है। उसके बाद अली रजा के साथ अब भी काम करने की जरूरत है, उनके अब भी बहुत सारे मसाइल दिखाई दे रहे हैं। इस टूर्नामेंट से अगर आप बात करते हैं तो समीर मिन्हास के अलावा अगर आपको कोई खिलाड़ी मिला है, नो डाउट वो है फरहान यूसुफ, पेशावर ज़ल्मी का मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। सही मानों में मैं कहूंगा कि इस टूर्नामेंट की दरियाफ्त है वो, क्योंकि आपके पास जो आ रहा है वो ओपन करना चाहता है, जो आ रहा है वो टॉप ऑर्डर में खेलना चाहता है। ये वो प्लेयर है जो मिडिल ऑर्डर में खेल सकता है, लॉन्ग टाइम पाकिस्तान को सर्व कर सकता है। सिर्फ एक अच्छा बैट्समैन नहीं है, एक अच्छा बॉलर फील्डर भी है। एक चीज यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा बात हो रही है, बाबर आजम ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया, कौशल मेंडिस ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया, उनकी टीम का कल्चर है। देखिए बहुत सीधी सी बात है, इस पीएसएल में बॉलिंग का स्टैंडर्ड वो नहीं है जो होना चाहिए था।
बाबर आजम और कौशल मेंडिस ने, उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल क्रिकेट खेली है, उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश नहीं की। कल रात की एक मिसाल आपके सामने मौजूद है, आपके सामने मुल्तान सुल्तान टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला है, उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश की, ट्रेडिशनल क्रिकेट नहीं खेली, उनके बैट्समैन आउट हो गए। शान मसूद ने अपने जो है वो एरिया में रहकर क्रिकेट खेली, उसमें वो कामयाब हो गए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस PSL की परफॉर्मेंस पर आपके आजमाए हुए खिलाड़ियों को एक बार फिर आप वापस लेकर आएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी। ऑलराइट, अच्छा अब ये भी बता दें, ये जो नया क्या मतलब ये हम चाहते थे, इस सवाल पे आप भी रोशनी डाल दें। अच्छा तो कर दें, फिर हमें आपसे चाहिए, फिर मैंने जरा क्राउड की भी बात करनी है। बट यस, देखिए बहुत 5-6 ऐसे यंगस्टर हैं, समीर मिनाज का याहिया ने नाम लिया, अली रजा हैं, हुनैन शाह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मां सदाकत तो अभी पिछली वनडे सीरीज में पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे। लेकिन अब्दुल्ला रोमा, एक और डिबेट भी चल रही है, जो डिबेट शुरू की पाकिस्तान के T20 कप्तान सलमान अली आगा ने, फिर उसको आगे बढ़ाया हसन अली ने। मैंने एक दिन पहले भी आपके शो में डिस्कस किया था कि सीनियर प्लेयर्स कह रहे हैं कि जूनियर्स को वक्त से पहले आप जल्दबाजी में टीम में ना डालें। मैं भी इसके फेवर में हूं कि आप इन लड़कों को टारगेट करें, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में इन पे काम करें, इनको जूनियर टीमों के साथ रखें, सीनियर टीम के साथ भी रखें, तो एकदम से इनको एक्सपोज करके फिर ये पसे पर्दा ना चले जाएं। तो हमारे पास नो डाउट टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन अब हमने ये तय करना है कि किस लड़के को किस फॉर्मेट में कहाँ मौका देना है। तो मेरे ख्याल में इस PSL से एटलीस्ट सलमान की अपनी कारकर्दगी भी डामाडोली रही है। वैसे साइम के साथ क्या हुआ, मतलब इंजरी से पहले वाले और इंजरी के बाद वाले और उसके बाद, मतलब हम इस पे चलें, कल बात कर लेते हैं। अच्छा सॉरी, हमें यही बताया गया कि टाइम ज़्यादा नहीं रहा, सो वील टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड क्राउड वाला एलिमेंट भी मैं पूछना चाहती थी, बट वील हैव टू वेट फॉर दैट। स्टेडियम भरेंगे। हाँ, वो कल की आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई है ना? डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं, मतलब जरा कम थे, काफी लोग कम। भाई कराची समेत सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में आने वाले दिनों में शदीद गर्मी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आज से 3 मई तक कराची में हल्की हीट वेव भी कह सकते हैं आ सकती है, और महकमा मौसमियात ने लोगों से कहा है कि प्लीज़ बी कॉशियस, एहतियात करें और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, सर ढांप के रखें। ये तो कल परसों बाय द वे लाहौर में रात को बारिश हो गई थी, मौसम अच्छा हो गया था। इस्लामाबाद में तो कल मेरी कई बात हो रही थी एंड दे सेड के मौसम बहुत ही अच्छा चल रहा है। इस पे जरा आप एक्सपर्ट ना बने, इस पे हम ले लेते हैं एक्सपर्ट राइज। मैं खामोश। आई एम नॉट सेइंग अ वर्ड नाउ। डिप्टी डायरेक्टर डी के बहुत शुक्रिया। अंजुम साहब बताइएगा कि क्या मौसम रहने वाला है आइंदा 2-4 रोज? कराची से शुरू कर लें। शुक्रिया। देखिए, मोस्टली तो बात आपने कर ली कि पाकिस्तान के जो सदर्न इलाके हैं उसमें जो है वो गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी तकरीबन 3 मई तक। और इस दौरान अगर हम कराची की पर्टिकुलर बात करते हैं तो कराची में कल के रोज से मंडे तक टेम्परेचर में जो है वो राइजिंग ट्रेंड नज़र आ रहा है, तकरीबन 38-39 तक। होपफुली ऑन संडे मंडे जो है वो टेम्परेचर 39 प्लस भी हो सकता है। उसके बाद जो है इसमें फिर सब्सिडेशन है, क्योंकि 3 तारीख के बाद जो है वो एक और मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है मुल्क के बलाई इलाकों को मुतासर करेगा, जिसकी वजह से जो मुल्क के बलाई इलाके हैं वहाँ पर दर्जा हरारत एक मरतबा फिर जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। ताहम 3 तारीख तक जो है वो सिंध के अक्सर इलाकों में दर्जा हरारत 46-47 और कहीं कहीं 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। और ये कब की बात कर रहे हैं जब ये टेम्परेचर ड्रॉप होगा, और ये कहाँ की बात कर रहे हैं, ज़रा दोबारा बता दें, खुशी का मौका मिल जाए। देखिए, जैसे मैंने कराची की बात की या सिंध भर की बात की कि यहाँ पर 3 तारीख तक जो है वो टेम्परेचर में राइजिंग ट्रेंड है। जी वो तो राइजिंग है, 47-48 तक जाएगा पूरा वीकेंड ही यानी। जी बिल्कुल। 3 तारीख के बाद जो है एक मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों को मुतासर करेगा, तो उसकी वजह से जो है वो टेम्परेचर में जो है सब्सिडेंस आएगी। अच्छा, 3 तारीख के बाद मुल्क के बालाई इलाकों में हवाएं आएंगी तो उसकी वजह से टेम्परेचर कुछ नीचे जाना शुरू होगा। ओवरऑल मई का महीना तो नेचुरली हम गर्मी देख रहे हैं। और पंजाब के इलाकों की बात कर लें, हमारी बहुत सारी क्रॉप्स एसोसिएटेड होती हैं। आम सबसे पहले सिंध से आना शुरू होता है, फिर पंजाब के मैदानी इलाकों में भी, या इवन सर्दन पंजाब में गर्मी क्या शदीद पड़ती हुई आपको मई में नजर आ रही है? देखिए, जो ग्लोबल पैरामीटर्स हैं उसके मुताबिक तो ओवरऑल ग्लोब में जो है वो मई और जून जो है इस साल गर्म जाने वाला है, क्योंकि जो पैटर्न सेट हो रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि सब्सिडेशन ऑफ रेनफॉल्स हैं
लेकिन पाकिस्तान में अल्लाह का करम है कि जो हमारे इंतहाई जो शुमाली इलाके हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ रेनफॉल हो रही है। ताहम इसके बावजूद जो है वहाँ के टेम्परेचर्स भी अभी तक जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा चल रहे हैं, वटेवर वो मैक्सिमम टेम्परेचर हो या मिनिमम टेम्परेचर हो। अच्छा, तो जून और जुलाई जो है पाकिस्तान भर में गर्म जाने वाला है। इसमें जो हमारे हीट प्रोन एरियाज हैं, स्पेशली सदर्न पंजाब हो गया या बलूचिस्तान के इलाके हो गए या सिंध के इलाके हो गए, यहाँ पर गर्मी यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि हीट वेव्स आने के इम्कानात मौजूद रहे। अच्छा अंजुम साहब, ये कल आपसे बात नहीं हो पाई थी, लेकिन कल परसों से सोशल मीडिया पे एटलीस्ट एक फिगर आ रहा है 52 डिग्रीज का, कि जी इतनी गर्मी होने वाली है पंजाब में कि कहीं कहीं जगहों पे 52 तक जाएगी। बात सुन के हम तो खैर मेल्ट हो गए। तो ये सही है और ये कहाँ की बात हो रही है? देखें, टेम्परेचर को प्रिडिक्ट करना जो है ना रेनफॉल की निस्बत जरा मुश्किल काम होता है। अच्छा, ये इतना प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड में हम नहीं बता सकते। बेसिकली लोग अंदाजे लगा रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो जब सर्दियां आ रही थी तो वो एक लानीना फैक्टर को लेकर लोगों ने ये बातें भी कर ली थी कि पाकिस्तान के उन इलाकों में भी स्नोफॉल हो जाएगी जहां कभी हुई नहीं। तो बेसिकली लोग जो है ना वो इंटरेस्ट गेन करने के लिए या अटेंशन गेन करने के लिए फेक न्यूज़ होती है, ये फेक न्यूज़ के लिए होती है और इसीलिए हम बट इट्स आल्सो ट्रू दैट वी हैव क्रॉस्ड 50 सो हम समटाइम्स इन सर्टेन एरियाज। मगर हम इसीलिए ये खबरें हम खत्म करने के लिए, बंद करने के लिए आपको ज़हमत देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। एंड वी आर गोना सी यू टुमारो इंशाल्लाह 9 AM